उसके एक्स वाई इक्वल टू 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। लास्ट में क्वेश्चन करवाया था, याद है? किया रिवाइज कर जाके? अभी नहीं, तुमने नहीं किया, बाकी सबने किया। करो भाई, इसका सेकंड क्वेश्चन तो आप कर लोगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाती हूँ, इसका सेकंड और थर्ड भी आप कर सकते हो। आपके लाइंस एंड एंगल्स थोड़े क्वेश्चंस करवाने के बाद आपको कहूंगी सेकंड और थर्ड मुझे यहाँ पर सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है शो दैट 1 upon x raised to power a minus b whole raised to power 1 upon a minus c into 1 upon x raised to power b minus c whole raised to power 1 upon b minus a into 1 upon x raised to power c minus a whole raised to power 1 upon c minus b। इसको पता है इजी वे में कैसे करना है? एक तो दिया हुआ है यहाँ पर इन द डिनोमिनेटर, उसके ऊपर दे दी है पावर a माइनस सी, मतलब वैसे ही कंफ्यूज हो जाए, ठीक है? पता क्या करना है इसमें? आप क्या करोगे, देखो, या तो आपने कहा कि ये पूरी की पूरी टर्म चल गई इन द न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा? x अपॉन पावर नेगेटिव हो गई माइनस ऑफ a माइनस b, ये हो गया। इसका एक और वे मैं बताती हूँ जो आपको इजी समझ में भी आएगा। मैंने क्या करना है, मैंने लिखना है 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर a इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस b। हाँ जी दीदी आ जाओ, मुझे लगा था आओगी नहीं आज, वैसे लग रहा है ऐसी बात। आके लक्ष्य लाओ, शुभी नहीं आएगी आज। ध्यान से आए करो बच्चे, ठीक है? 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर a इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस b लिख दो। आगे इतना क्लियर है राजू सबको? फिर मैंने क्या किया, x रेज टू पावर b को ऊपर ले गई। मैंने कहा था ना 1 बाय 1 टर्म सॉल्व करो, ये समझ में आ गया? माइनस माइनस नहीं, ये माइनस ऊपर चला गया, प्लस हो गया, समझ में आ गया इतना? तो इसको भी यही लिख सकती हूँ, x रेज टू पावर c अपॉन x रेज टू पावर b होल रेज टू पावर अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन b माइनस a। इसको भी यही लिख सकते हैं, x रेज टू पावर a x रेज टू पावर c होल रेज टू पावर c माइनस b। पहले इतना लिखो, नहीं a माइनस c रेज टू पावर -1 हो सकता है, पर वो पावर में नहीं होता, पावर आपको ही उसको ही नेगेटिव करते हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये हो सकता है a माइनस सी होल रेज टू पावर -1, पर पावर को आगे आप पावर दे रहे हो, ठीक है? वो होते हैं केसेस, पर आप इतना ही समझ लो अभी काफी। मैंने आपको कहा था ऐसे क्वेश्चन में अगर समझ नहीं आता है ना तो गो टर्म बाय टर्म। पहली टर्म को उठाकर उसे सॉल्व किया तो मुझे समझ में आ गया कि जो ये माइनस वाला टर्म है ये ऊपर जा रहा है, तो मैंने बाकी दो में भी लिख लिया। समझ में आ गया इतना? हाँ जी, क्या समझ में आया बताओ? कौन सी वाला बच्चे? ये वाला तुमने किया था, ब्रेक कर लिया। माइनस बी को पावर माइनस बी को मुझे प्लस करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में देखो दो ही जगह है, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। कहाँ बैठा हुआ है वो? रेसिप्रोकल का मतलब है इट शुड गो इन द न्यूमरेटर। तो यहां से समझ में आया कि जिसके पास माइनस है वो कहा जाएगा? न्यूमरेटर, ठीक है? तो अब मेरे पास ना क्वेश्चन ये बन गया, इतना अगर सबने लिख लिया है, आई नीड अ नेक्स्ट पेज। मैं ये सारी टर्म्स अलग से लिखूंगी, ये क्वेश्चन नहीं आना फाइनल में, कहो ना तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए भाई, ये बहुत लंबा है, पर प्रैक्टिस करोगे इससे कुछ तो पहुंच जाओगे। डिपेंड करता है, इतना मुश्किल डाल नहीं सकते। आपका सेंट्रलाइज पेपर आता है, आपके स्कूल से नहीं आता पर्सनली, वो सेंट्रलाइज आता है। इतना क्लियर हो गया? लिख लिया सबने? मान्या? हाँ लिखो लिखो, समझ में आ गया? दीदी तुम ना मुझसे मैंने क्या किया, मैंने पावर को स्प्लिट कर दिया, ठीक है? फिर ये माइनस बी जो है आई वांट इट टू बी प्लस बी, तो प्लस बी के लिए रेसिप्रोकल होना होगा, ऊपर चलेगी, बस इतना ही किया। बाकी दोनों में भी यही किया, ये प्लस है मतलब ऐसा कुछ नहीं। क्लियर हो गया इतना? आ जाओ नेक्स्ट पेज पे लिखो, ये था x रेज टू पावर b अपॉन x रेज टू पावर a
1 अपॉन a माइनस c, x रेज टू पावर c अपॉन x रेज टू पावर b होल रेज टू पावर 1 अपॉन x रेज टू पावर a अपॉन x रेज टू पावर c होल रेज टू पावर c माइनस b। समझ में आ गया? अब इसको ऐसे ले जाओ, भी इजी नहीं हुआ है ना? मतलब मैं चाहती थी कि आपको इंडिविजुअल टर्म्स कर दूं, पर इंडिविजुअल टर्म्स नहीं होगी, एलसीएम ही बनेगा। मतलब अब ये हो गया एक्स रेज टू पावर बी माइनस ए होल रेज टू पावर 1 अपॉन ए माइनस सी, जिसे आप लिखोगे एक्स रेज टू पावर बी माइनस ए अपॉन ए माइनस सी। ठीक है, फिर यहाँ लिखोगे एक्स रेज टू पावर सी माइनस बी होल रेज टू पावर बी माइनस। ऐसे ही यहाँ लिखोगे एक्स रेज टू पावर ए माइनस सी सी माइनस बी। अब आपकी हो जाएगी सारी टर्म्स ऐड, फिर इसमें लोगे एलसीएम, फिर ऊपर आपका कैंसिल होना चाहिए सब कुछ। वो तो प्रूव करना है ना, इसने कहा थोड़ी इक्वल है, नहीं लेके जा सकते, प्रूव करना है, उसमें आप इफ करके लिखोगे, पर बात तो वही आती है। अब अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस ए होल स्क्वायर इंटू सी माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा सी माइनस बी होल स्क्वायर ए माइनस सी, फिर ए माइनस सी होल स्क्वायर इंटू बी माइनस ए, फिर सबको मल्टीप्लाई करोगे ओपन करके, फिर इनको आपस में कैंसिल करोगे। मतलब आधा घंटा आराम से इस क्वेश्चन पे लगाओ, बाकी पेपर्स भूल जाओ। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन ही है, बट इसमें यही करना होगा। सी इफ आई मेक यू अंडरस्टैंड, अब मैं कॉमन एलसीएम लूंगी, आप सिर्फ समझो क्या हो रहा है। आपको सॉल्व करने में कैलकुलेशंस में उलझ जाते हो, कैलकुलेशंस में उलझना नहीं है। ये बन गया b माइनस ए होल स्क्वायर सी माइनस बी मल्टीप्लाई हुआ प्लस सी माइनस बी होल स्क्वायर ए माइनस सी से मल्टीप्लाई हुआ, और फिर प्लस आएगा ए माइनस सी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ बी माइनस सी। मैं कह रही हूँ छोड़ दो, 3 टर्म्स का एलसीएम तो वैसे मुश्किल होता है। ठीक है, एलसी अगर इसका कोई और इजी वे है, पर लगता नहीं है। ऊपर टर्म भी तो फिर रेसिप्रोकल में है ना, पावर उसमें ही है, कर नहीं सकते कुछ भी इसको। 3 टर्म्स एलसीएम में है, इसके पास a माइनस सी है, क्या नहीं है b माइनस ए सी माइनस, तो b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, c माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर c माइनस। कैसे स्प्लिट करेंगे, कैसे स्प्लिट करोगे? हाँ, इसको कह रहे हो स्प्लिट करने को, इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हो? ये a माइनस सी नहीं है, ये 1 है, इसलिए नहीं स्प्लिट होगी। अगर ये न्यूमरेटर में होती फिर तो हो जाती। ठीक है, चलो छोड़ो इसको, ये लंबा क्वेश्चन है, मैं वही कह रही हूँ, यहाँ पर इसको मल्टी सॉल्व करना 2 मार्क्स में वैसे मुश्किल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करो, देखते हैं 6 आपसे होता है कि नहीं। क्वेश्चन 8 कर सकते हैं इसमें आप, क्वेश्चन 8 बड़े आराम से होगा। पहले क्वेश्चन नंबर 8 करो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, छोड़ दो, प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर b माइनस ए इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी ये राइट हैंड साइड, तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे। पहले 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर a माइनस बी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर b माइनस ए। ठीक है, और मैं इसको पूरा सॉल्व करके ना आपको भेज दूंगी, उसका प्रूफ सॉल्यूशन उसका, यहाँ पर नहीं करवा रही हूँ। अब क्या करना चाहिए इसमें हमें, यहाँ पर x में दिख रहा है पावर a माइनस बी, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर a एक्स रेज टू पावर b। लिख सकती हूँ ऐसे, ये बहुत इजी है, देखो 2 स्टेप्स में करना भी ये क्वेश्चन आ सकता है, लिख सकती हूँ ऐसे मैं। ठीक है, नाउ इट इज हैपन, b माइनस ए, तो a चला गया ना नीचे, ऊपर नहीं भेजना, इसके साथ 1 की टर्म है, अकेली ये टर्म नहीं है,
मल्टीप्लाई में टर्म नहीं है, प्लस में है, तो पहले इस टर्म में चेंजेस होंगे, फिर एलसीएम लिया जाएगा और फिर ऊपर शिफ्ट होगा। नहीं बच्चे, ये ऐसे बना ना, एक्स रेज टू पावर बी एक्स रेज टू पावर माइनस ए। इस टर्म को देखो, अगर आपने लिखा एक्स रेज टू पावर बी माइनस ए, आप लिख रहे हो एक्स रेज टू पावर बी एक्स रेज टू पावर माइनस ए। क्या लिख रहे हो उसको? एक्स रेज टू पावर बी एक्स रेज टू पावर ए, ये लिख रहे हो। अब इसी चीज को आपने यहां लेकर आना। सॉल्व करने के बाद मैंने आपको कहा था ना, इंडिविजुअल टर्म्स को देखा करो। आपने लिखा एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी इज एक्स रेज टू पावर ए इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस बी, एक्स रेज टू पावर ए एक्स रेज टू पावर बी। अब इस चीज को उठाकर आप यहां पर रिप्लेस कर रहे हो, सिर्फ इसको रिप्लेस कर रहे हो ना, तो क्या आएगा? एक्स रेज टू पावर ए एक्स रेज टू पावर बी, ऐसे यहां पर आ जाएगा। हाँ, एक्स रेज टू पावर बी एक्स रेज टू पावर ए, इतना लिख लिया है सबने। अब सिर्फ फर्स्ट एक सिंगल टर्म का डिनोमिनेटर स्टडी करोगे। इस वाली टर्म को मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। इसको उठाकर आई ब्रिंग इट हियर। ये दिया हुआ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए एक्स रेज टू पावर बी। मुश्किल तब आती है जब वो टर्म बन जाती है डिनोमिनेटर। अगर आपको ये सिंगल टर्म दी हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे? एलसीएम लोगे, एक्स रेज टू पावर बी, क्या बनेगा आपका? एक्स रेज टू पावर बी एक्स रेज टू पावर ए, ये बन गया। तो ये पूरी टर्म जो है ये बन गई, ये वाली पूरी टर्म डिनोमिनेटर की। तो इस वाली टर्म को बता सकते हो क्या बनेगा? एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी अपॉन एक्स रेज टू पावर ए। समझ में आ गया? मैं सिर्फ अब क्वेश्चन इरेज कर रही हूँ, कोई भी एक स्टेप इरेज नहीं कर रही हूँ। आपने लिखना है इसको और इसके बाद हम लाइंस और एंगल स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया? अब मैं क्या करूंगी, मैंने लिखा 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर बी एक्स रेज टू पावर ए अपॉन एक्स रेज टू पावर बी प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर ए एक्स रेज टू पावर बी एक्स रेज टू पावर ए। इन पूरी टर्म्स को सॉल्व करके जो मेरे पास ये बना था, मैंने उससे रिप्लेस कर दिया। तो क्या अब एक्स रेज टू पावर ए बी जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा? तब अगर आप उसको सिंगल स्टेप में कर सकते हो तो कर लो, लेकिन यहाँ पर एक्स रेज टू पावर बी का आना जरूरी है। ये नहीं कि इसको रेसिप्रोकल में अकेला भेज दिया। एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा ना फिर भी। पहले रेसिप्रोकल करके कब? यहाँ पर। हाँ, अब तो होगा ही होगा, कर लो। पर आपको एलसीएम लेना ही होगा, ये नहीं है कि यहाँ पर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए करके सीधा इसी। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा? ये इट विल बी एक्स रेज टू पावर बी एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर ए एक्स रेज टू पावर ए एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी। आर द डिनोमिनेटर सेम? दोनों सेम है, दोनों के न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। दोनों के न्यूमरेटर्स में भी क्या है? एक्स की पावर बी एक्स की पावर ए, और दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर भी क्या बनता है? एक्स की पावर बी एक्स की पावर ए। तो अल्टीमेटली दे विल कैंसल आउट, इक्वल टू 1 बन गया। पूरी टर्म कैंसिल हुई, सिंगल टर्म एक के साथ कैंसिल नहीं हुई। ठीक है, एलसीएम है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2/2 दिया हो, ऐसे ऐसे कर लो। आपको दिया है 2/3 प्लस 1/3, तो ये 3 हो गया, 2 प्लस 1 हो गया। आप कह रहे हो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है? एक्स रेज टू पावर बी, यहाँ पर क्या है? एक्स रेज टू पावर ए। अब वो 2 प्लस 1 हो या 1 प्लस 2 हो, ये सेम है, पूरे की पूरी टर्म सेम। दिस इज इक्वल टू 1। चलो लाइंस एंड एंगल्स पे आए, क्वेश्चन नंबर 6 रहता है हमारा। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स अगर हो जाता है तो आई थिंक मोस्ट ऑफ हमारे अपने अपने स्कूल का सिलेबस पूरा हो चुका है। हम पॉलिनोमियल्स आराम से स्टार्ट कर देंगे। पॉलिनोमियल्स का टेस्ट अभी नहीं इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वो किसी टेस्ट में आएगा, डीएवी को छोड़कर। डीएवी में आएगा? आ रहा है? कब आना है? क्या कह रही हूँ?
ठीक है, जुलाई तक तो इनको भी आ जाए ना। उसके बाद है तुम्हारे पेपर कब होंगे, जल्दी कर देंगे। पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, मैं खत्म नहीं करूँगी, तो मैं फॉर्मूलाज करवा दूंगी सारे। स्कूल में कितना समझ में आया लास्ट वाली एक्सरसाइज कुछ होता है, नीट उसमें कुछ भी नहीं है, सारी वो रट्टे वाली स्प्लिटिंग का मैम ने फैक्टराइजेशन करवाई है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके वो सारे वो प्रैक्टिस के साथ ही आते हैं। करवाऊंगी तो सही, मैं शुरू करवा दूंगी, इसके बाद लाइन एंड एंगल्स के बाद टेस्ट होगा और पॉलिनोमियल साथ साथ होगा। तुम्हारा मैं अलग से मैं करवा दूंगी, ठीक है, एक्स्ट्रा देकर ना टाइम आप दोनों को करवा दूंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करो ऑफ एक्सरसाइज 6.1। Exercise 6.1, question number 6. It's given that angle XYZ is equal to 64. कोई angle XYZ है, it is equal to 64. XYZ, this angle is equal to 64 degrees. XY is produced. पहले जानकर लिखा है, ये दिख रहा है लेकिन ये एंगल मैंने क्या लिखा है 64, तो होता है फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। बस ठीक हो गया, मैंने जानकर ऐसा बनाया था कि आप कहोगे मैम 90 डिग्री लग रहा है, लगने को कुछ भी लगे, जब तक कि हमें सिंबल नहीं दिया हुआ तब तक हम नहीं मानेंगे, और उसमें कहा जाएगा फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। ठीक हो गया, सो XYZ is 64, XY is produced to point P। ठीक है, draw a figure from the given information if ray by Q bisects angle ZYP। अगर ZYP है और XY को एक्सटेंड किया है तो इस साइड पे क्या होगा, XY is produced to point P। एक्सटेंड नहीं किया, इसको प्रोड्यूस किया फर्दर टू पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसा हो जाएगा। इफ रे बाय Q, तो Y से स्टार्ट हो रही है, रे किसको बाइसेक्ट कर रही है, ZYP को, तो रे कुछ इस तरह से बाइसेक्ट कर रही है। रे बाय Q बाइसेक्ट दिस एंगल ZYP। फाइंड XYQ, XYQ। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक इसकी फिगर ही मुश्किल है, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, एंड रिफ्लेक्ट्स एंगल QYP, वो बात की बात है, मतलब हमारा गिवन क्या है, गिवन है एंगल XYZ is 64 डिग्री, XY is produced to P and YQ bisects angle ZYP। क्लियर हो गया। टू फाइंड, दो चीजें निकालनी है हमें, XYQ एंड, हाँ जी बोलो, अगर XY को प्रोड्यूस करते हो तो वो स्ट्रेट लाइन, हाँ XYP स्ट्रेट लाइन। रिफ्लेक्स एंगल QYP, ये हमें निकाल। क्लियर हो गया बच्चे। तो पहली चीज हम क्या करेंगे इसमें, XYP, उसने स्टार्टिंग वही दे दिया, सॉल्यूशन हमें करना है। XYP क्या है, XYP is a straight line, XYP is a straight line। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP इज इक्वल टू 180, क्या होगा, लीनियर पेयर, इट्स लीनियर पेयर राइट। तो 64 डिग्री प्लस एंगल ZYP इज 180 डिग्री, तो ZYP की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 64, 116, एम आई राइट, 116 डिग्री। ये क्लियर हो गया, लीनियर पेयर यूज किया मैंने अभी तक। ठीक है, यही कर सकती हूँ, एक एंगल दे दिया, उसके साथ वाला एंगल मैंने निकाल लिया, क्योंकि एक्सटेंड किया तुमने खुद तो कहा, अगर किसी को एक्सटेंड करोगे फर्दर तो उसी लाइन में लेकर जाओगे। उसको एक्सटेंड करने का मतलब है कि वो रे है, उसका एक पॉइंट फिक्स है या एक
वो प्रॉपर लाइन फिक्स है, आप उसको आगे खींच रहे हो, जूम आउट जूम इन कर रहे हो, ठीक है? क्लियर हो गया इतना? अभी क्लियर? सबने गिवन लिख लिया था? अब मुझे बताओ आपको और क्या दिया हुआ है जो मैं इरेज नहीं कर रही, यहाँ से क्या लिखा हुआ है? ये वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी। तो अगर वाई क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर, तो कैन आई से एंगल जेड बाई क्यू is equal to angle P by Q is equal to half of angle Z by P। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या? हाँ, तो कौन सा एंगल बाइसेक्ट हुआ? P, ठीक है? तो आपका ये एंगल और ये एंगल सेम हो गए और ये पूरे एंगल का हाफ हो गया, इसमें लिखा है, उसमें नंबर्स नहीं लिखे, इसमें Z by Q और P by Q लिख दिया। Can you see? Z by Q is equal to Q by P और पूरे एंगल का हाफ। पूरा एंगल कितना आया था आपके पास? तो आप Z by Q का मेजर निकाल सकते हो, हाफ ऑफ 116 कितना हो जाएगा? 58। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड x by Q। x देखो हमारा याद हो गया था, ये रहा x, x by Q, x by Q, ये एंगल निकालना है। आपने कहा ये 64 है, ये है 58 डिग्रीज और ये है 58 डिग्री। Now I say find angle x by Q. Can you find out? Angle x by Q कितना लिखोगे? 64 plus 58 and that will be equal to 112 degrees. बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आपको एक एंगल दिया है, उसका आपने सप्लीमेंट्री एंगल निकाल लिया लीनियर पेयर से, दूसरे वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हो, ठीक है? एंगल बाइसेक्टर बनाकर आपने x by Q निकाल लिया, 122, हाँ 111 है, हाँ या क्लियर हो गया इतना? अब इसके बाद उसने कहा है रिफ्लेक्स निकालना है Q by P का। पहले तो देखो Q by P कहाँ पर है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है Q by P? 58। तो रिफ्लेक्स क्या होता है हमेशा किसी भी एंगल का? 360 माइनस दैट पर्टिकुलर एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल Q by P इज इक्वल टू 360 माइनस 58 डिग्री, कितना हो जाएगा? 302 डिग्रीज। दिस इज द आंसर। बस खत्म एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट आता है हमारा लाइंस एंड एंगल्स में पैरेलल लाइंस। गिनकर 6 क्वेश्चन है, 6 एग्जांपल्स, 6 क्वेश्चन बस, ठीक है? तो ये मंडे को टेस्ट है, ट्यूसडे तक ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, खींच कर भी अगर मैं करती हूँ पूरा हो जाएगा आपका। नंबर सिस्टम और हीरोन्स फॉर्म हो जाएगा। हीरोन्स फॉर्मूला तो इजी है, ट्रायंगल से आ गए है ना? अब तो ट्रायंगल्स रह गए, उसमें और क्या करूंगी? ऑल्टीट्यूड निकालने की बात हो जाएगी बस, है ना? और तो उसके बाद मैं ट्रेपेज़ियम भी दे नहीं सकती। फिर उसकी प्रैक्टिस के लिए जो मैंने करवाया ना वो तो कर ही लो, ठीक है? एक्स्ट्रा अगर देना तो मैं फिर वो भी दे दूंगी आपको। इनिशियल इजी वाले नंबर्स करना, सारे जो मैंने आपको शुरू में नहीं करवाए वो। चलो भाई पैरेलल लाइंस करवाओ। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? नेक्स्ट है हमारा लाइंस बचा पैरेलल टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, और जिनका डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, दे आर दे नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। अगर हम उनमें डिस्टेंस देखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट विल स्टे द सेम, राइट? जैसे कि रेलवे ट्रैक्स होते हैं, उन्हें हम पैरेलल मानते हैं, ठीक है? चलो ये तो है पैरेलल लाइंस। अब क्या करते हैं, हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, इनको हमने एक थर्ड लाइन से इंटरसेक्ट करवाया है, तो इस थर्ड लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जब इस थर्ड लाइन ने इंटरसेक्ट किया तो इस लाइन के साथ, ट्रांसवर्सल के साथ और 2 पैरेलल लाइंस के साथ कुछ एंगल्स बनते हैं,
इनको मैं नंबर देती हूँ, एंगल 1, एंगल 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7, 8। तो इन एंगल्स में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो मैं कुछ एंगल्स लिखूंगी, आप मुझे बताओगे इनमें रिलेशनशिप क्या है। आई से अबाउट एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग है और क्या होते हैं ये, इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के कितने ग्रुप्स बनते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा 2 एंड 6, सबको समझ में आता है ये। इसके और क्या होगा 3 एंड 7, और क्या होगा एंगल 4 एंड एंगल 8। इसके अलावा कोई और लिखो सारे ये। तो जब भी पैरेलल लाइन का क्वेश्चन होगा ना, तो आप देखोगे क्या कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए हुए हैं, क्या कोई और देखेंगे, या ये एंगल्स दिए हुए हैं। तो हम हमेशा पैरेलल लाइंस में ये 3 एंगल्स को ही सर्च करते हैं। हमारा फर्स्ट होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक एंगल बाहर, एक एंगल अंदर। एक एंगल देखो यहाँ अगर अंदर है तो एक बिल्कुल बाहर, ठीक हो गया। So when two lines are parallel and a third line transversal intersects the two parallel lines, then the pair of corresponding angles are equal. 4 pairs बनते हैं 8 corresponding angles. Clear हो गया इतना? We get 4 pairs of corresponding angles, or we say 8 corresponding angles are there. लिख लिया सबने ये? आपको वर्कशीट्स बनाना ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, स्ट्रक्चर वाइज वर्कशीट्स, सिर्फ रैशनलाइजेशन की, सिर्फ एक्सपोनेंट्स की, ठीक है। क्वेश्चंस को इकट्ठा करके वो भी देती हूँ, अब देखते हैं उसमें कितना फिर स्कोर करते हो होमवर्क, राइट। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखिए। अब मैं दूसरे वाले एंगल्स लिख रही हूँ, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही एक और ग्रुप होता है एंगल 2, एंगल 8, एंगल 1, एंगल 7। ये वाले ना बहुत कम यूज होते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर ना बहुत कम यूज होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, कॉरेस्पॉन्डिंग यही यूज होते हैं। और एक थर्ड पेयर होता है, ग्रुप होता है एंगल्स का, एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5। ये क्या होता है, को इंटीरियर एंगल्स, इनका सम क्या होता है 180। हम इसे लिखते हैं को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इन द इंटीरियर। ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर इंटीरियर में। इसका प्रूफ भी बड़ा आसान है। आपको एंगल 3 दिख रहा है और एंगल 4, आपस में क्या है एंगल 3 और एंगल 4, लीनियर पेयर, 180 हो गया। अभी आप क्या कह चुके हो जी 4 और 6 तो इक्वल है। हमने कहा 4 का और 6 उनका इक्वल नंबर है, जितनी डिग्रीज 4 के पास है उतनी डिग्री 6 के पास है। तो इस 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया एंगल 6। तो यहां से बन गए हमारे को इंटीरियर एंगल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इन द इंटीरियर एंगल्स विल बी को इंटीरियर। बाकी देखो वर्टिकली ऑपोजिट तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट कहाँ होंगे, जैसे एंगल 1, 2 और एंगल 4, 1 एंड 3। समझ में आ गया, 5 एंड 7, 6 एंड 8। तो ये तो हमारे लाइंस में रहेंगे ही रहेंगे। और इन्हीं एंगल्स के बेसिस पर सारी पैरेलल लाइंस आपकी सॉल्व होती है। आपको करना क्या होता है ना, पूरा झुंड दिया होगा 2-3 पैरेलल लाइंस को, यहाँ से कोई वहां से, आपको फोकस करना है। तो मैं हमेशा क्या कहती हूँ, ट्रायंगल्स का केस हो या लाइंस का केस हो, एक बात जो मैं हमेशा कहूंगी, जब फिगर समझ नहीं आती ना तो फिगर को ब्रेक कर लो। जैसे जिस पैरेलल लाइंस जहां एंगल दिया हुआ ना, वहां की 2 पैरेलल लाइंस उठाकर अलग से ड्रॉ करो, बाकी सभी फिगर को छोड़ दो, वहां की पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके और वहां की ट्रांसवर्सल लेके पहले उसे सॉल्व करो। जैसे मैंने कहा था कि गो स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करो, ठीक है। मुश्किल चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है क्योंकि इसमें प्रूव नहीं है, कुछ भी ज्यादा प्रूफ नहीं है। यहाँ पर नंबर्स ही करने हैं कि ये एंगल दिया, उसे घुमाकर बाकी वाले एंगल्स लेकर आओ, ठीक है। तो एग्जांपल 1, इसका फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज ये होगा हमारा एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4 में कहा है इन फिगर 6.24 PQ इज पैरेलल टू RS। तो एक लाइन PQ दी हुई है,
और एक देखो बिल्कुल नीचे से जाके ऐसे आर एस की हुई, ठीक है। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, यहां से कोई एक पॉइंट एक्स ऐसे जाकर और ये ऐसे जाकर, ठीक है। सिर्फ फिगर मैंने ड्रॉ किया, पी क्यू आर एस, दिस इज पॉइंट एम, ये है एक्स, ये है वाई, और यहां दिया हुआ है 135 और ये दिया हुआ है 40, ठीक है। जहां आपको लाइन पैरेलल दे दी ना, तो वहां पर ट्रांसवर्सल देनी जरूरी है। दो पैरेलल लाइंस दी, ट्रांसवर्सल देनी जरूरी है। अब इन दो पैरेलल लाइंस में ना तो mx ना my पैरेलल नहीं, तो ट्रांसवर्सल नहीं है। या तो mx आगे जाकर इसको एक्सटेंड करे, मतलब मैं अपना स्केल अगर निकालूंगी, देखो इसको ऐसे रखकर वो आगे बढ़े, तब तो वो है ट्रांसवर्सल, पर ऐसा तो नहीं है। या ये लाइन पीछे जाकर इसको एक्सटेंड करे, तब वो होगी ट्रांसवर्सल, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी चीज हमारे बिल्कुल काम आएगी, इनका ना एक पॉइंट है जहां पर दोनों डाइवर्ट होते हैं, पॉइंट एम है। तो यहाँ पर आप लिखोगे पहले गिवन, गिवन में आएगा हाँ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, फिर उसने दिया है एंगल एम एक्स क्यू इज 135, एंगल एम बाय आर इज 40 डिग्री, टू फाइंड एक्स एम वाई, ये एंगल निकालना है। मैंने कहा ना मुझे ट्रांसवर्सल नहीं दी हुई, दो पैरेलल लाइंस दे दी, उन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली एक सिंगल ट्रांसवर्सल नहीं दी हुई है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एट एम या फ्रॉम एम ड्रॉ पी क्यू आर एस, लेट मी से टी, क्या नाम दे, ए बी दे दे, ए बी दे दे, एट पॉइंट एम ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू। एम पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करो जो इन दोनों में से किसी एक लाइन को पैरेलल हो। ये हमारी हो गई कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू एट पॉइंट एम। और अगर कंस्ट्रक्शन है तो ये हमेशा किसमें होगी, डॉटेड। इतना लिख लिया। अब इस थर्ड लाइन के पैरेलल होने से क्या हो जाता है, हाँ जी बिल्कुल, मैंने इसको सिर्फ एक के पैरेलल लिया था। इतना लिख लिया, प्रूफ स्टार्ट करें, सबने लिख लिया इतना, चलो। तो हम आते हैं प्रूफ पर। मैं कह रही हूं ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन, और पी क्यू किसको पैरेलल है, आर एस बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर यूक्लिड ज्योमेट्री काम आती है, जो उसने रूल्स बनाए हुए हैं कि दो लाइंस अगर आपस में, तीन लाइंस में से ये दो पैरेलल है और ये दो भी पैरेलल है, तो क्या होगा, तीनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो किसे हम क्या लिखते हैं, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या ना रूल। तो ये यूक्लिड ज्योमेट्री का ही है, उसने यहाँ पर इसे कहा है कि इफ टू आर इक्वल, a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, दैट मींस a इक्वल टू सी, है ना। ऐसे यहाँ पर PQ AB को पैरेलल है और RS कहता है मैं PQ को पैरेलल हूँ, तो AB and RQ will RS will say we two also are parallel to each other। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। चलो ये तो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब आते हैं, अब पैरेलल लाइंस दी हुई है तो हम ट्रांसवर्सल देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आई विल टेक PQ is parallel to AB, और ट्रांसवर्सल कौन से लेंगे, PQ अगर AB को पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल कौन से लेनी चाहिए हमें, XM, पक्का ना। इन दोनों के साथ जाती हुई देखो एक लाइन ही है, वो कौन सी है, XM, एंड MX is, या XM लिख देना, MX is the ट्रांसवर्सल। मैं इस वाले एंगल को लूंगी, 135 के साथ इस एंगल का कोई रिलेशनशिप है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, एंगल MXQ प्लस एंगल XMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ गया, वैल्यू पुट करो इसकी। अब 135 प्लस एंगल XMB इज 180 डिग्री,
तो हमारा ये वाला एंगल कितना डिग्री हो गया? समझ में आ गया हमें? ये एंगल हो गया 45 डिग्री। राइट। अब कौन सा पेयर लेना चाहिए एंगल लाइंस का? आपने कौन सा ले लिया? PQ एंड AB। हाँ, जब कौन सा लेंगे? AB एंड RS। ठीक है, एक पैरेलल लाइन का पेयर आपने ले लिया। हम दूसरी वाली लाइन लेंगे, तो हम लेंगे AB इज पैरेलल टू RS और ट्रांसवर्सल कौन सी हो जाएगी? MY। इजी है कि नहीं? है समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं? देखो क्या निकालना है, X M Y। तो MY इज द ट्रांसवर्सल। तो हम क्या लेना चाहेंगे इसमें? अब ये एंगल 40 दिया हुआ है, कौन से वाला एंगल 40 होगा? ये वाला। तो हम लिखेंगे YMB इज इक्वल टू एंगल MYR। और ये क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो हमारा एंगल YMB इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो अब आप कह रहे हो कि ये वाला एंगल आ गया 40 डिग्री। निकालना क्या था हमें? XMY इज इक्वल टू एंगल XMB प्लस एंगल PMY, है ना? हाँ, YMB। ये हो गया। क्या हो जाएगा? 45 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 85 डिग्री। और ये क्या है हमारा आंसर? ये 1 मार्क में आता है, इतना लिखना नहीं होगा, 1 या 2 मार्क्स में। समझ में आ गया? तो जब भी आपको दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसे बेंड्स करके दो लाइंस दी हो ना, उस पॉइंट से आपने एक थर्ड लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी ही है। क्लियर हो गया इतना हमें? फर्स्ट क्वेश्चन डन एवरीवन। फर्स्ट एग्जांपल इसका मतलब एग्जांपल 4 पैरेलल लाइंस का फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड वाले पर आ जाओ। सेकंड एग्जांपल 5 अभी नहीं करना क्योंकि ये थोड़ा प्रूफ वाला है, ठीक है, थोड़ा लंबा है। एग्जांपल 6 पर आएंगे। नंबर्स वाले क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहे हैं हम, एग्जांपल 5 और फिर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6। ये दो चीजें हैं जो हमें बिल्कुल बाद में करनी है। एग्जांपल 5 बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, पर प्रूफ वाला है। पैरेलल लाइंस के भी नंबर्स वाले क्वेश्चंस करवा रही हूं मैं। एग्जांपल 6 इन फिगर 6.27। तो मेरा गिवन भी साथ साथ आ जाएगा। AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। मतलब देने को भी ये लिख नहीं सकते डायरेक्टली, देखते हैं कि बच्चों को इतना भी पता नहीं होगा, है ना? उसने कहा AB और CD पैरेलल है और CD और EF पैरेलल है। ये क्यों लिखा है पीछे? क्योंकि पीछे चैप्टर किया था यूक्लिड ज्योमेट्री, तो पहले वो पढ़ाया, सारा रीजनिंग आउट किया आपको, उसके बाद आप कंक्लूड करोगे कि नहीं नहीं, अगर AB और CD पैरेलल है, CD और EF पैरेलल है, that means all the three lines are parallel to each other. अब EA is perpendicular to AB, angle BEF is 55 degree। और to find क्या करना है? X, Y, Z। अगर अब मैं फिगर ड्रॉ ना करूं और ऐसे समझाऊं तो समझ में आएगा? तो जब आप फिगर ड्रॉ नहीं करते, मुझे भी समझ नहीं आता आपका प्रूफ। ठीक हो गया? मैं फिगर नहीं ड्रॉ करते, मैं ऐसे समझाती रहूंगी कि ये देखो एंगल ए और एंगल बी ऐसा होगा, आपको नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे जब आप भी फिगर ड्रॉ नहीं करते ना, तो मुझे भी समझ नहीं आता, किसी टीचर को समझ नहीं आता आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसकी फिगर, ज्योमेट्री का क्वेश्चन स्पेशली, हमें उसकी फिगर को ड्रॉ करना ही पड़ेगा। और कहीं नहीं लिखा हुआ कि उस फिगर को हमें पेंसिल से ड्रॉ करना है, राइट? हम नीटली फिगर ड्रॉ करें तो पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट इट शुड बी नीट। ये ना हो कि लाइन सीधी हुई हो, ठीक है, ऐसे ऐसे वाली लाइन ही चाहिए हमें कि ऐसे ऐसे ऐसी लाइंस ड्रॉ की हो, ऐसा नहीं चाहिए। आपकी बहुत एक्यूरेसी वाली भी नहीं चाहिए, बट इफ आई ड्रॉ अ नीट फिगर इन विच आई हैव 3 पैरेलल लाइंस, राइट, तो वो चल सकती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ना फिगर से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो स्केल ना यूज करो,
उसको नीटली हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हो, पर प्लीज उसे नीट ड्रॉ करना, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ये लिया परपेंडिकुलर, और देखो ये यहाँ पे चला गया, तो ये दिस इज A C E and D B, this is F, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ है Z, this is 55 डिग्री, this is Y। तो पहले प्रूफ नहीं करना, हमने कुछ नहीं करना, इसको देखकर क्या लगता है X और Y में रिलेशन क्या होगा? X और Y, X और Y, X और Y कॉरेस्पॉन्डिंग लग रहे हैं। फिगर को ऐसा देख रहे हो ना, मैं अभी अपना लैपटॉप तो नहीं कर सकती ना, और मैं ना ही पूरी टीवी को ऐसे चल सकती हूँ, तो आपको क्या करना है, इस फिगर को ऐसे देख। आपको कौन कह रहा है कि ऐसे टेढ़ा ही देखना है हमें? आप ऐसे देख सकते हो, चलो करो, जैसे फिगर बनाइए, बनाओगे ऐसे ही, बट नाउ आपका उसमें आपने उसका ओरिएंटेशन, आप उसे देख रहे हो पोर्ट्रेट मोड में, देखो लैंडस्केप में। अब समझ में आ गया? आर दे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना? अब इसमें तो टीचर कुछ नहीं बोलेगी कि आपने चीटिंग की है, पता लगेगा उसको? नहीं, समझाना है, समझना है, तो ऑलवेज सी द फिगर, उसे रोटेट करते रहो, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आता तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूंगी रफ में, राइट। तो ये 3 लाइंस अब ऐसे होगी, मतलब इसे वर्ड में इसको लेकर फिर आप उसे रोटेट करते हो, वो चीज करनी है। यहाँ पर जूम इट्स नॉट, उसमें वो फीचर नहीं है जूम में, वरना मैं कर देती, ठीक है। आई कैन सिलेक्ट दिस, इसको मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन ये रोटेट नहीं होगा, ये शिफ्ट हो सकता है पूरा का, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगी। पर आप अगर जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट यूज करते हो तो आप उसे रोटेट करते हो ना, तो वही चीज हमें करनी। तो यहाँ से ऑन द फेस ऑफ इट मुझे पता है x एंड y इक्वल है। एंड व्हाट अबाउट y एंड दिस 55? क्या होंगे? वो इंटीरियर एंगल, मतलब अगर मेरे पास y की वैल्यू आ गई, z आ गया, ठीक है। नहीं, y निकाल दिया तो x आ गया, y निकाल दिया तो x आ गया, y और x आपने कहा इक्वल है, y मैं निकाल सकती हूँ, जितना मर्जी आए निकाल सकते हैं ना, वो रीजन पूरा लिखना होगा। और z के बारे में अब क्या कहेंगे? ये एंगल आपको दिया हुआ है 90, तो ये पूरा भी कितना होगा? तो मैं z भी निकाल सकती हूँ, लिखना बाकी रह गया, चलो ठीक है। तो इस केस में पहले कौन सा वाला करें? पहले z ही कर लेते हैं, चलो लिखो। कंस्ट्रक्शन कुछ करनी नहीं है, बताती हूँ ना। हम लिखेंगे AB इज पैरेलल टू EF, और ट्रांसवर्सल कौन सी लेंगे आप? मैं AB और EF को पैरेलल ले रही हूँ, तो ट्रांसवर्सल ले रही हूँ पहले AE, क्योंकि पहले मैंने फोकस किया कि मुझे Z निकालना है। AE इज ट्रांसवर्सल, क्लियर हो गया? Therefore, एंगल BAE प्लस एंगल AEF is equal to 180 co-interior angles। मैंने 1 and 2 नहीं दिया इसमें, मैं कह रही हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो मैंने नाम दिया देखो BAE। Now because I am taking AB and EF, तो इस C को आप अपने फिगर से खत्म कर दो। ये चीज मैं कहती हूँ कि उस चीज को वहां से खत्म करो, उस लाइन को कवर अप कर लो, या सिर्फ AB और EF को ऐसा ही ड्रॉ करके CD को बीच में ड्रॉ मत करो। अब ठीक है, हाँ, को इंटीरियर एंगल्स लिए हैं। एंगल BAE और एंगल AEF, दे आर को इंटीरियर एंगल्स, समझ में आ गया? अब इसके बाद आई विल से BAE, वी नो एंगल BAE कितना है? 90 डिग्री, बिकॉज AB is perpendicular to AE या AE is perpendicular to AB, जो भी दिया हुआ हमें, राइट? तो यहां से हम लिखेंगे therefore it means 90 plus angle AEF is 180 degree, angle AEF is 90 degree। AEF के दो हिस्से हैं, और Z plus 55 is 90, और Z की वैल्यू क्या आ गई? 90 minus 55, 35 डिग्री। समझ में आ गया? लिखने में टाइम लगता है, अगर आपको पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन ओरली दिया जाए ना, आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लो,
यही क्वेश्चन एमसीक्यू में हो आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, क्योंकि इतना लिखना पड़ता है इसीलिए क्वेश्चन हो जाता है मुश्किल। समझ में आ गया? अगर एमसीक्यू में आएगा ना, आप अभी आपने कर ही लिया था, किया था कि नहीं ओरली, तो इतना क्लियर हो गया, हमें लिख लिया सबने इतना। नेक्स्ट वाले पे आ जाए। अब कौन सा? हाँ जी, Z और Y पैरेलल लाइंस कौन सी है? हाँ, तो आपका ये गलती होती है। क्या हो रहा है? तुम कह रहे हो Z, Y बना है आपका ED के साथ, और Z कहां से बन रहा है? AE के साथ, राइट? सो दे आर नॉट रिलेटेड। पैरेलल लाइंस देखो, आपकी ये वाली पैरेलल लाइन, इसके साथ Z जो ले रहा है वो कोई भी पैरेलल नहीं लेगा, इसीलिए वो ऑल्टरनेट में नहीं आएगा, आपस में इनमें कोई लिखते नहीं। समझ में आ गया? अब हम कौन सी लाइंस लेंगे? AB एंड, अब Z निकाल दिया, अब कौन सा एंगल निकालना है? Y। तो हम कौन सी लाइंस लेंगे? CD एंड EF, क्योंकि मुझे ये 55 दिया हुआ है तो उसके साथ मैं CD लूंगी, तो हम क्या लेंगे? CD इज पैरेलल टू EF, और कौन सी ट्रांसवर्सल है? CD is parallel to EF and ED is transversal. So Y plus 55 degree is 180 degree co-interior angles. तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 minus 55, which will be equal to 125 degrees. हो गया सॉल्व? तो मेरी Z की वैल्यू आ गई थी 35, Y की वैल्यू आ गई 125. नाउ AB is parallel to CD and BD is transversal. X equal to Y, corresponding angles. समझ में आ गया? तो X भी किसके इक्वल आ गया? 125 degrees. So X is 125. This is the sum. एक्सरसाइज 6.2 सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आज करना, ठीक है? इतना कर लो। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 ये लिख लो आराम से। नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, इसके बाद आप खुद देखोगे एक्सरसाइज 6.2, सिर्फ एक बार सॉल्व करो, लिखना, विल सी आपसे सॉल्व होता है कि नहीं होता है। उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई and then show that AB is parallel to CD. X की वैल्यू क्या होगी? 180 minus 50, 130 आ गया। और Y की वैल्यू क्या है? क्यों? और ये X और Y में क्या रिलेशन है? They are alternate interior angles and they are equal. तो जब भी alternate interior angles equal होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। ठीक है, तो यही लिखना है हमें। तो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 ये आ गया AB, यहाँ दिया हुआ है CD, ये लाइन ऐसे जा रही है बस, ये दिया है 50x 130y। गिवन लिख सकते हो? कुछ भी नहीं है इसमें, गिवन लिखा है, आपको ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है? तो गिवन टू प्रूफ तो कुछ खास इसमें है नहीं, हमें शो करना है, तो हम इसमें प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ x plus 50 is equal to 180 degree linear pair. Therefore, x is equal to 130 degree. Y is equal यहाँ पर उसने शो करने को कहा है, तो आप ले लोगे, क्योंकि इसमें आपकी जो फिगर है वो कुछ इस तरह से बनी है कि अगर आपने पैरेलल लाइंस ली है तो वो साथ साथ ही आ रहा है, मतलब आपने लाइंस नहीं ली, बट हाँ ये मेंशन किया होना चाहिए पर नहीं किया हुआ, राइट?
तो क्वेश्चन में जब आपको ऐसा दिया जाता है, सिर्फ 90 को छोड़कर बाकी आप सिर्फ स्ट्रेट लाइंस ले लेते, सिर्फ 90 को छोड़कर बाकी स्ट्रेट लाइंस में हम ले लेते। ठीक हो गया। y इज इक्वल टू 130 आ गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाउ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री। x इक्वल टू y इक्वल्स टू 130 डिग्री as they form a pair of alternate interior angles. Therefore, AB is parallel to CD. They form a pair of alternate interior angles with transversal, इसको अगर नाम दिया हुआ ठीक है, इसको PQ लिख दो। They form a pair of alternate interior angles with transversal PQ. Hence, AB is parallel to CD. Hence proved. ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स इतना ही करना है। अभी एक बारी आपका जो हैंडआउट था उसका एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखा दो, जो मैं इसमें आया हुआ है ग्रुप में। तुमने एक्सपोनेंट्स वाला कहा था ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 ही हम करते हैं पहले। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। ये सबने लिख लिया है? चलो, एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है, आराम से 2 मिनट लगाकर पहले देखना। इसमें लिखा हुआ है 25 रेज़ टू पावर 5/2 into 729 raised to power 1/2 whole divided by 125 raised to power 2/3 multiplied by 27 raised to power 2/3 multiplied by 8 raised to power 4/3। पहले कोशिश करो गौतम, इंडिविजुअल टर्म्स को सॉल्व करो। मतलब आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दे दिए। तो सॉल्व, ठीक है। और पता क्या होता है, जो पावर्स दी होती है ना, उसके डिनोमिनेटर्स को देखा करो। ऐसे वाले क्वेश्चन में आपके पास जो नंबर है ना, मोस्टली वही पावर है। जैसे 25 है, व्हाट इज गिवन इन द डिनोमिनेटर 2, इसका मतलब है किसी नंबर का क्या होगा, स्क्वायर। ये तो क्लियर हो गया हमें, है ना। तो 25 रेज़ टू पावर 5/2 आप इसे लिखोगे 5 स्क्वायर इंटू 5/2, ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया 5 रेज़ टू पावर 5। तो मैं इसको यहां पर लेकर आ गई। क्यों करना इनको अलग अलग, इनको अलग अलग सॉल्व साइड पे कर दो, फिर इसको यहां पर लेकर आओ। अब आपको नेक्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है 729। इसके बेस में आपको फ्रैक्शन में कौन सी पावर में क्या दिया हुआ डिनोमिनेटर 2, मतलब ये किसी नंबर का क्या होगा स्क्वायर। किसी नंबर का क्या होना चाहिए स्क्वायर। तो अब इसको ऐसे करना है 729, ये लो। हाँ, अगर पता है तो अच्छी बात है, वरना ये प्राइम फैक्टराइज करो, इसको आराम से बैठकर करना। ये आपके पास आ जाएगा 243, फिर 3 से करोगे 81, और यहां से समझ में आ जाएगा कि ये क्या बना 9 into 9। ठीक है, तो ये बनता है 9 into 3 into 3। हाँ 27 ही आएगा ना, क्लियर हो गया। इट इज द स्क्वायर ऑफ 27, 729। हाँ 9 क्यूब आएगा, लेकिन वो 3 की पावर क्या हो गया आपको करो। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया 27 स्क्वायर इंटू 1/2, ये सॉल्व हो गया। तो ये मेरे पास आ गया 27। 125 पावर में कौन सा नंबर दिया हुआ है हमें 3, तो किसका क्यूब है 5 का। तो कहना है इसमें दिस इज 5 स्क्वायर, इसको यहाँ पे लिख लेना 125 2/3 दैट मीन्स 5 क्यूब इंटू 2/3 दैट इज 5 स्क्वायर। 27 3 का क्यूब होता है, तो इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हो। 8 लिखा हुआ है और पावर में 3 दिया हुआ है, 2 का क्यूब है, तो इसे मैं 2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकती हूँ। अब जो सेम है वो कैंसिल कर दो, ये 5 स्क्वायर है, 5 रेज़ टू पावर 5 कैंसिल होगी तो क्यूब बच जाएगा। इतना तो समझ में है ना, ऊपर 5 टाइम्स 5 है, नीचे 2 बार लिखा है, 2 काट दिए 5 क्यूब, इतना समझ में आता है। ये 3 स्क्वायर है और ये 3 क्यूब होती है ना। या फिर और भी क्या है, आप इसे लिखते हो ये 9 है, 9 3s are 27, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5 क्यूब इंटू 3/2 रेज़ टू पावर 4। कुछ और कैंसिल कर सकते हैं नहीं, खत्म बस। 125 इंटू 3/16,
समझ में आ गया? 125 into 3/16. Done with this much? ठीक है, आज का आपका मतलब होमवर्क जो मैं आपको दे रही हूँ, एक तो इसी का क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। देखो ये लिखा हुआ है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 सेज if √2 minus √3 upon 3√2 plus 2√3 is equal to a plus b √6, find a and b. Of course a and b are rational numbers. और फिर आपको दिया हुआ है x is equal to √5 plus 2, find x² minus 1/x²। और एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर एक ये वाला है 0.3781 और 81 पे बार है, इसको शो करना है p/q फॉर्म में। ठीक है, आपका नंबर सिस्टम ना इसके हिसाब से अगर ये 3 क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपका नंबर सिस्टम काफी हद तक आपने मास्टर कर लिया। ठीक है, एक्सपोनेंट्स में ना गौतम आज का तुम्हारा काम यही होगा, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, कल तो क्लास नहीं है आपकी, कल संडे है, अच्छे से पढ़ाई करना, एंजॉय करना, मंडे को टेस्ट है। ठीक है, तुम सारे एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस दोबारा से जो मैंने करवाया है ना वो रिवाइज कर।